बहुत बहुत स्वागत है। 5 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं खेल कुर्सी का। और आज के इस प्रोग्राम में बड़ी अहम चर्चा होने जा रही है, लेकिन उस चर्चा से पहले जहां जम्मू कश्मीर के अंदर जो डीडीसी चुनाव हो रहे हैं, पंचायत के बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलेंगे, जहां पर हम आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाएंगे जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे से कि किस तरीके से इलेक्शन कैंपेन चल रहा है और क्या कुछ लीडर्स कह रहे हैं और वार पलटवार के बीच आम आदमी क्या कुछ सोच रहा है। बड़ा फोकस यह है कि इन चुनावों के बीच आम आदमी जो है वो क्या कुछ सोच रहा है। और पिछले 2 दिन से लगातार हमारी कोशिश रही कि उस नब्ज को टटोला जाए, उस पल्स को मेजर किया जाए कि आम लोग चुनाव के हवाले से क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरीके से वो चुनावी दंगल को देखना चाहते हैं। और एज पर द एक्सपेक्टेशन लाइंस क्या चुनावी दंगल चल रहा है या नहीं। इसलिए आप बने रहेंगे हमारे साथ। 40 मिनट के इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि हर पल नई बात, नई खबर, नए अंदाज के साथ आपके सामने रखें। लेकिन फटाफट से पहले 5 बड़ी खबरें अभी तक के 5 बड़े विजुअल्स के साथ, जो सबसे बड़ी खबर अभी तक बनी हुई है। सबसे पहले कोविड-19। आपको याद होगा कि कोविड-19 की तीसरी बड़ी लहर इस वक्त दिल्ली समेत कई और राज्यों के अंदर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लगातार एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर मुख्तलिफ स्टेट्स की तरफ से अपनी अपनी जगह पर फैसले लिए गए हैं। रात पर रेस्ट्रिक्शंस एनफोर्स की जा रही है, सेक्शन 144 एनफोर्स किया जा रहा है और कुछ इलाकों के अंदर दोबारा से स्कूल कॉलेज को बंद करने की बात हो रही है। लेकिन दिल्ली की जहां पर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर दोबारा से कोविड का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। और यह मामला आज सुप्रीम कोर्ट की नजर में भी रहा और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर न सिर्फ दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा के लिए चिंता जाहिर की, वहीं पर इन सभी राज्यों समेत केंद्र से भी कहा गया कि फ्राइडे तक अपनी जो है डिटेल प्रेजेंटेशन सामने रखा जाए कि निपटने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है और ज्यादा यह संक्रमण ना फैले, यानी यह वायरस ज्यादा ना फैले, उसके रोकथाम के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। माना जा रहा है कि कल से प्रधानमंत्री का मंथन भी शुरू हो रहा है और कल 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मुलाकात होगी, चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग होगी, जहां पर कोविड-19 से दोबारा पैदाशुदा सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। और उसके बाद यह भी माना जा रहा है कि दूसरे दिन और राज्यों के मुख्यमंत्रियों से दोबारा भी बैठक की जाएगी कोविड-19 को देखते हुए। यानी बड़ी खबर, कोविड को देखते हुए मरकज से लेकर रियासती हुकूमतें काफी मुतहरिक नजर आ रही है। दूसरी बड़ी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये डोकलाम से आ रही है और डोकलाम के अंदर सैटेलाइट इमेज ने एक बार फिर बड़ी चर्चा पैदा कर दी है, क्योंकि माना जा रहा है जो ताजा तस्वीरें डोकलाम से सामने आई है, चीन के पीएलए ने एक 9 किलोमीटर का रास्ता और एक सुरंग बनाई है। उसके साथ साथ सैटेलाइट जैमर्स और सैटेलाइट टावर्स को लगाने की बात सामने आई है। और जो ही ये विजुअल्स सैटेलाइट इमेज सामने आई, उसके फौरन बाद कांग्रेस ने वार पलटवार करते हुए केंद्र की सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि देखिए, पीआर एडवर्टीजमेंट के जरिए से कुछ नहीं होता है, जमीन पर जो कुछ है वो सैटेलाइट ने दिखाया है। और मोदी सरकार चाहे जितना भी पीआर सरकारी एजेंसीज या गैर सरकारी एजेंसी से चलाए, सूरत हाल यह है कि चीन लगातार हम पर आक्रमण हो रहा है और लगातार वो अपनी पोजीशन को मजबूत कर रहा है। और तीसरी बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर डीडीसी पंचायत के चुनाव का बिगुल बज चुका है, सिर्फ चंद दिन बचे हैं, यानी काउंटडाउन शुरू हो गया है, जब पहले फेज के तहत चुनाव जो है वो लड़े जाएंगे। और फर्स्ट फेज में डीडीसी और पंचायत के खाली निशस्तों पर इलेक्शंस होने हैं। इस सिलसिले में पार्टीज गियर अप हो रही है। बीजेपी के अंदर आप देखेंगे जम्मू से लेकर कश्मीर तक छोटी बड़ी जनसभाएं हो रही है और अब रीजनल पार्टी, अपनी पार्टी भी मैदान में कूदी है, जिन्होंने आज नॉर्थ कश्मीर में बरसती बारिश के अंदर भी कमान संभाली और लोगों से बात की, कहा कि हम गुपकार एलानिया के खिलाफ या गुपकार के लोगों के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनकी पॉलिसीज के साथ हमारा डेफर है। और यही वजह कि हम वो ख्वाब नहीं दिखाते हैं जो शायद जिंदगी में कभी पूरे ना हो, हम वही बात बताएंगे जो बातचीत के जरिए से लाए जा सकते हैं। यह बड़ी बात है, इस पर और भी गुफ्तगू हम जरूर करेंगे। उसके साथ साथ मौसम का मिजाज बदला कल रात से ही पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिला, जहां पहाड़ी इलाकों के अंदर दरमियाना दर्जे से औसतन बर्फबारी हुई है। वहीं पर आज श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर बारिश होने के बावजूद, बर्फ पड़ने के बावजूद भी गाड़ियों की आवाजाही धीमी रफ्तार से ही लेकिन चलती रही। मुगल शहरा और कुपवाड़ा से दीगर इलाके, दीगर सड़कें जो हैं वो मुसलसल बंद रही, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा फिसलन थी और यही वजह कि कौमी शाहरा को बंद रखने की बात भी कही गई। इधर महकमे मौसमियात का मानना है
कि मगरिबी हवाओं का असर जम्मू कश्मीर के अंदर साफ नजर आ रहा है और फिलहाल कुछ वक्त तक ये रह सकता है, जिसके बाद मौसम एक बार फिर बदलेगा और चंद दिनों की राहत जम्मू कश्मीर के लोगों को देखने को मिल सकती है। और आखिर पर आप देख रहे होंगे गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला भी है और हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा भी है। और गुलाम नबी आजाद लगातार कल से सुर्खियों में है। कल एक खबर रसा इदारे को एक इंटरव्यू दिया। 40-45 मिनट के इंटरव्यू के अंदर कांग्रेस को ओवरहॉल करने की बात कही है और कहा कि कांग्रेस के अंदर वर्क कल्चर खत्म हो गया है और 5 स्टार कल्चर पैदा हुआ है, जमीन पर पकड़ कमजोर हुई है। यही वजह है कि एक के बाद एक चुनाव लगातार हारी जा रही है सरकार कांग्रेस। और उनका मानना है कि यह सिर्फ एक की गलती नहीं है, जहां ऊपर की लीडरशिप की गलती है वहीं नीचे कार्यकर्ताओं तक भी हमें रिवाइव करना होगा, दोबारा से काम करना होगा, तभी जाकर इतनी बड़ी पार्टी बच सकती है। लेकिन साफ साफ उन्होंने यह साफ कर दिया है कि लीडरशिप से लेकर नीचे तक जो अकाउंटेबिलिटी अभी नहीं है, उसकी वजह से कांग्रेस गिर रही है और मयार अपना खत्म कर चुकी है। ये गुलाम नबी आजाद जो सीनियर लीडर भी है और जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। फिलहाल ये तो 5 बड़ी खबरें थी, लेकिन अभी तक की जम्मू कश्मीर से सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग के तौर पर जो आपके सामने आ रही है, ये बड़ी खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको याद होगा रोशनी स्कैम ये सामने आया था। हाई कोर्ट के अंदर मामला चल रहा था और साबिका गवर्नर ने उस ऑर्डर को खत्म कर दिया था, उस एक्ट को खत्म कर दिया था और उसके फौरन बाद जो ऑनरेबल हाई कोर्ट था उन्होंने कहा था कि बड़े नामों का ऐलान किया जाए। सीबीआई इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और अब जो बड़ा खुलासा पेश हो रहा है वो बहुत ही बड़ा चौंका देने वाला है, क्योंकि लगातार माना जा रहा था कि लैंड स्कैम रोशनी एक्ट जो तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए का चूना सरकार को लगा है, उसमें बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं और जम्मू से लेकर श्रीनगर तक अब एक एक करके नामों का ऐलान भी किया जा रहा है। और जरा से जो सीबीआई के सोर्सेज है उनकी तरफ से जो बात आज सामने रखी गई है उसमें यह कहा गया है कि हसीब द्राबू, शहजादा बानो, एजाज हसन, इफ्तिखार द्राबू, के आमला, मोहम्मद शफी पंडित, निगहत पंडित, मुजफ्फर आगा जैसे ऐसे नाम सामने आए हैं जिनके बारे में यह माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पर इन्होंने रोशनी एक्ट का फायदा लिया है। इधर आज बारामूला कोर्ट के अंदर भी इस मामले पर मजीद एक एफआईआर के हवाले से पेशरफ्त होनी थी और वहां पर माना जा रहा था कि एक और चार्जशीट जो है वो पेश किया जाएगा, लेकिन वहां पर आज चार्जशीट पेश नहीं हो सका और अगले महीने की 12 तारीख को वहां पर चार्जशीट जो है वो पेश किया जाएगा। लेकिन अभी तक की बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि मौजूदा डिस्पेंसेशन के अंदर, मौजूदा सिस्टम के अंदर, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की सिस्टम के अंदर एक एडवाइजर भी इस फहरिस्त के अंदर है जो इस वक्त भी बहसी एडवाइजर है और उससे पहले जब वो डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी उस वक्त हुई थी। तो बड़ी खबर इस वक्त रोशनी एक्ट के हवाले से, जहां पर एक के बाद एक बड़े नाम सामने आ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस के बड़े रहनुमाओं के नाम एक एक करके सामने आ रहे हैं और माना जा रहा है कि एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त डेवलप हुई है जम्मू कश्मीर से। और सीबीआई की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी उसमें यह साफ कर दिया गया है कि किस तरीके से नाजायज अपने ओहदे का फायदा उठाया गया है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के बाद सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट सीबीआई पर, जहां पर यह लिस्ट अभी तक सामने आई है। जरा से हमने आपके सामने नाम रख लिया, लेकिन खबर के अंदर की कहानी क्या कुछ है और पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर क्या कुछ चल रहा है, सीधे चलेंगे। विनोद कुमार इस वक्त जम्मू से हमारे साथ है क्योंकि चुनाव है, चुनाव के बीच स्कैम की बात अगर हो तो चुनाव के अंदर गर्माहट पैदा होती है। गर्माहट की बात बाद में, सबसे पहले सर बड़ी खबर यह कि छोटे बड़े 1 दर्जन से ज्यादा नाम सामने आ रहे हैं। क्या कुछ आपके जराया कह रहे हैं और क्या कुछ पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर खबर है? गौरव इसको चुनाव के साथ नहीं जोड़ सकते। इत्तेफाक है, जब चुनाव के बीच में कोई बड़ा ऐसा डिसीजन आता है, ऐसी डेवलपमेंट होती है, तो स्वाभाविक सी बात है उसको चुनावों में फायदा उठाया जा सकता है। कोई भी सियासी जमात इसका फायदा उठा सकता है। लेकिन रोशनी जो एक्ट बना था वो अगर से उसका फीचर देखा जाए किस दिशा में बनाया गया, लेकिन अब इस तरीके से सियासतदानों को फायदा मिला है, सियासतदानों ने असल रसूख के साथ अपना फायदा उठाया है और कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक अभी भी मैं आपको बता दूं काफी सारी लैंड रिट्रीव करने की बात भी शुरू हो गई है।
गुट्टू तरीके से रिट्रीव की जाएगी है और काफी सारी लैंड रिट्रीव भी की है, लेकिन जो बड़े नाम आए जिसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी हैं और कांग्रेस के भी लोग हैं, और आने वाले दिनों आहिस्ता आहिस्ता और भी बड़े ऐसे नाम आएंगे जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतने ऊपर औहदे पर होने के बावजूद भी रोशनी स्कैम का उन्होंने दुरुपयोग किया। हालांकि ये रोशनी एक्ट है, कानून के तहत सारी चीजें की गई थी, लेकिन जब इसको चैलेंज किया गया अंकुर शर्मा की तरफ से, अंकुर शर्मा ने चैलेंज करने का कुछ और ही इरादा रखा था कि डेमोक्रेटिक हो रही है, लेकिन सच्चाई ये निकली कि आहिस्ता आहिस्ता परत दर परत जब इसके खुलासे हो तो हमें और बड़े नाम हो सकते हैं। जी गौरव। तो अभी चूंकि डीडीसी के चुनाव चल रहे हैं और एक और मोहरा जो है वो इसमें देखने को मिलेगा। अब कैंपेन के दौरान इस चीज को उछाला भी जाएगा। जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं या जिन पार्टीज की एफिलिएशन सामने आ रही है, क्या वहां से कोई आधिकारिक तौर पर कोई खबर, कोई रिएक्शन, कोई बात कही जा रही है? देखिए, बिल्कुल चुप भी साधी हुई है, कोई भी पार्टी का सीनियर नेता इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस का, ना पीपुल्स कमेटी कांग्रेस का, और सब के सब खामोशी धरे हुए हैं और सबको लगता है कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि बड़े पैमाने पे हुआ था। हमें पता है 2001 में ये एक्ट बना था, फिर 2002 में पीडीपी और कांग्रेस की सरकार बनती है, फिर 2003 में जब खुद गुलाम नबी आजाद मुख्यमंत्री बनते हैं, 3 साल का कैरियर स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद को देके, उसके बाद फिर तरमीम की जाती है। तरमीम करने के बाद मुझे आज भी वो फंक्शन याद है जो मौलाना आजाद स्टेडियम में किया गया था। बड़े पैमाने पर लोगों को मालिकाना हकूक दिए गए थे, उन गरीब लोगों को भी मालिकाना हकूक दिए गए थे जिनकी 10-10 मरले जगह थी, लेकिन बड़े बड़े लोग, बड़े मगरमच्छ है, वो उस कार्यक्रम में नहीं आए थे, उनके घरों तक उनके मालिकाना हकूक होते थे। मामूली से पौने पौने दामों में करोड़ों की जमीन बेची गई है। 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला, आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा घोटाला है। जी गौर, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे थे वो जम्मू कश्मीर से डेवलप हो रही थी, जहां पर छोटे बड़े नाम जो है वो सामने आना शुरू हो गए। रोशनी स्कैम के अंदर माना जा रहा कि नाजायज तौर पर कुर्सी का इस्तेमाल किया गया है। अब देखना होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से रिएक्शन किस तरीके का सामने आ सकता है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, चूंकि बात कुर्सी की चल रही है तो बात सीधे सीधे से हम करते हैं डीडीसी चुनाव के हवाले से, और चुनाव स्पेशल के हवाले से हम आपको यह बताते चले कि आज के दिन भी जहां मौसम का मिजाज बहुत ज्यादा खराब था, बरसती बारिशें भी थी, कहीं पर धूप भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कैंपेनिंग का पार्ट भी जारी रहा और आज भी नॉमिनेशन फाइल करने का सिलसिला भी जारी रहा। नॉर्थ कश्मीर की अगर हम बात करें तो नॉर्थ कश्मीर के उड़ी के अंदर आज साबिक कांग्रेस के वजीर ताज मोहिउद्दीन मैदान में उतरे, जिन्होंने डीडीसी इंतखाबात में जीत दर्ज करने के लिए अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया और आज लाहौर लश्कर लेकर डीडीसी इंतखाबी दंगल के अंदर कूदे और बाज़ाब्ता तौर पर फॉर्म सबमिट किया। इस पर हम थोड़ी देर में जरूर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आपको जम्मू लिए चलते हैं, जहां पर हर इलाके के अंदर और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक नई शुरुआत है, एक नए सरी से जो कैंपेनिंग है वो चल रही है और हर दिन कोई नई बात भी सामने आ रही है। सीधे चलते हैं बानिहाल, जहां से आरिफ वहीद ने थोड़ी देर पहले यह रिपोर्ट फाइल की है कि किस तरीके से वहां का दंगल चल रहा है। चलिए, बिल्कुल डीडीसी चुनाव के हवाले से जो है आम लोगों से हम राय पूछते हैं, जो प्रोग्राम बिल्कुल जारी है और क्या कुछ यहाँ पे लोगों के मन में है। आप मुझे अपना नाम बताइए। खुर्शीद अहमद जी, खुर्शीद साहब, डीडीसी चुनाव होने जा रहे हैं, ईमानदारी से बताइए कि आपके मन में क्या कुछ चल रहा है। हमारे मन में यही चल रहा है कि हम इलियास भाई का सपोर्ट करेंगे जी, छोटा नौजवान है जी, इसलिए उसी को वोट देंगे। लग रहा है ये डीडीसी इलेक्शन जो है ये एक तरक्की के लिए गवर्नमेंट ने बनाया कि गांव में तामीर और तरक्की हो जी। इसमें लोगों को चाहिए कि सोच समझ के वोट दें जी, अपने कैंडिडेट को चुने। इसमें रिश्तेदारी की कोई जी, हालांकि मेरे 2 रिश्तेदार इस वक्त इलेक्शन इसी मैदान में लड़ रहे हैं जी, लेकिन इसमें रिश्तेदारी नहीं देखनी, इसमें देखने की काबिलियत किसमें है जी, जो इस काम को आगे कर सके और लोगों की जो सहूलियत है वो प्रोवाइड कर सके जी। क्योंकि आमतौर से हमने आज तक या रिश्तेदारी को देखा या पैसों को देखा जी, जो पैसे हमें बांटते हैं या उसकी तरफ देखते हैं या कहते हैं ये मेरा चाचा है हम उसकी तरफ जाएंगे जी, लेकिन ये हमारी सबसे गलतफहमी है जी। क्योंकि आज अगर तामीर और तरक्की के लिहाज से इसमें देखा जाए ये रिश्तेदारी है या पैसों के लिए, ये आने वाली नस्ल के लिए एक धोखा है जी। तो हम चाहते हैं कि इसमें जो आज तक सियासी रंगत दी गई है
कि कभी पहाड़ और वानहाल की रंगत से कभी कुछ। मैं उन सियासतदानों को कहना चाहता हूँ, भाई ऐसा मत कीजिए। आज यही देखें कि इसके काबिल कौन सा कैंडिडेट है। हमारी पंचायत है अमकूट और मैं रहने वाला हूँ टटनीहाल का जी। तो अगर हमारी पंचायत की बात करेंगे तो हमारी पंचायत में कभी कोई काम नहीं हुआ है जी। अगर रात को चलते हैं तो कभी यहाँ की तरफ गिर जाते हैं, कभी यहाँ की तरफ, क्योंकि अगर आप बहुत बार आए हैं, आपके शुक्रगुजार हैं हम, आपकी जो मीडिया है इसकी शुक्रगुजार है कि आप हमारी बात, हमारी आवाज़ हर वक्त उठाते हैं। तो इसलिए जो हमारी पंचायत में है, रास्ते हैं, कुछ भी है, जितने भी मतलब बहुत सारे काम आते हैं, तो कभी कोई काम नहीं हो रहा है। और जो इलेक्शन की बात है आज जो इलेक्शन हो रहा है, जो होने वाला है, तो मैं इसलिए सबों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि सोच समझकर जिसको भी वोट देना है सोच समझकर दीजिए, ताकि आने वाला जो वक्त है अच्छी तरीके से गुजरेगा। तो हम बस यही चाहते हैं। मेरा यही कहना है जनाब, आज गरीबों के पास एक मौका है कि अपना हक चुनने का जी। और वो सोच समझ के ये हक उसको दें जो उस काबिल है, क्योंकि पहले सरपंच बने, पंच बने, उन्होंने बहुत बेड़ा गर्क किया इसका जी। तो मैं यही दुआ करता हूँ अल्लाह मालिक से कि जो अब अगर इलेक्शन होगा तो वो अच्छा ही होना चाहिए, कि वो हमारा काम करना चाहिए। हाँ, कि पहले की तरह जैसे पंचों सरपंचों ने हमें पीठ दिखा दी, वैसे अगर इन्होंने भी दिखा दी तो हमारा कुछ नहीं बनने वाला है। बदलाव चाहते हैं जी, और इंशाल्लाह बदलाव होकर रहेगा जी। डीडीसी चुनाव में आप बदलाव चाहते हैं? डीडीसी चुनाव में हम बदलाव चाहते हैं जी, क्योंकि जो रास्ते हैं, हम तो पहाड़ी लोग हैं, जहाँ से हमारी माँ बहन चाहे कोई डिलीवरी हो या कुछ भी हो, हमारा रोड 2008 से आज तक अधूरा पड़ा है जी। वो रोड मतलब 2008 से आज तक कोई 10-12 साल हो गए, 12 साल में वो रोड नहीं बना। कि देखिए, इस बार जब चुनाव करना है तो बड़ा सोच समझकर वोट करना है, क्योंकि मामला अगर इस बार भी चूके तो फिर 5 साल इंतजार कीजिएगा, तरक्की का रास्ता कैसे होगा। इसलिए पढ़ा लिखा उम्मीदवार होना भी जरूरी है। अभी तक की यही बात चल रही है। लेकिन सीधे रामबन चलता हूं, जहां से नदीम इकबाल इस वक्त मेरे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। नदीम, बहुत शुक्रिया हमारे लाइव ट्रांसमिशन में ज्वाइन करने के लिए। डीडीसी इंतखाब का पहला मरहला बिल्कुल पास में है, वोटिंग से पहले घर घर कैंपेनिंग भी चल रही है। आप जहां पर खड़े हैं वहां का मिजाज, वहां का माहौल क्या कुछ कह रहा है, और आसपास जरा पता करके बताइएगा कि लोग कैसे इन चुनावों को देख रहे हैं, क्या बदलाव चाहते हैं वो। जी बिल्कुल गौहर साहब, देखिए जिस तरह से हम इलेक्शन की बिगुल जैसे ही बजी थी तो उसके बाद इंतखाबी सरगर्मियां शुरू हो गई थी। पहले मरहले की वोटिंग 28 तारीख को होनी है। अभी हमारे पास कुछ लोग हैं, हम कुछ लोगों के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। हम इन लोगों से जानेंगे कि क्या अहमियत है इस इलेक्शन की और किस नजरिए से वो इस इलेक्शन को देखते हैं। जी, सबसे पहले आप हमें अपना नाम बताएं और क्या अहमियत है जिस तरह से बीडीसी इलेक्शन हुआ और उसके बाद दोबारा से डीडीसी इलेक्शन हो रहा है, क्या किस नजर से आप इसको देखते हैं? मैं सफीर अब्बास लोन पेशे से वकालत करता हूँ। मुझे इस इलेक्शन की एक चीज की समझ नहीं आई। आज से कुछ महीने पहले इलेक्शन हुए बीडीसी चेयरमैन के, लेकिन अभी आनंद फानन में गवर्नमेंट ने एक डीडीसी इलेक्शन की अनाउंसमेंट की। ये फर्स्ट टाइम हुआ हिस्ट्री में कि एक अमेंडमेंट हुई पंचायती राज एक्ट में जिसमें इन्होंने क्लियर नहीं किया कि डीडीसी इलेक्शन का असल मकसद क्या है। देखिए, बीडीसी चेयरमैन उन्होंने बनाया था जो 26 पंचायतों के बाद एक बीडीसी चेयरमैन बना था, लेकिन आज डीडीसी के इलेक्शन करवा रहे हैं। ना उनको आज तक उन्होंने पावर दी है, ना फंड्स उनको दिए हैं, ताकि उनको ग्रांट ही रिलीज नहीं हुई है तो स्पॉट पे काम क्या करेंगे। अब हमें एक चीज की समझ नहीं आ रही है कि क्या लोग डीडीसी के पास जाएंगे या बीडीसी के पास जाएंगे। जो चेयरमैन, चुने हुए चेयरमैन है, अगर वो इलेक्टेड है, उनको पावरें दी जाए, उनको ग्रांट दी जाए, ताकि लोगों को पता चले कि इलेक्शन का कोई मकसद है। और जो पैसा इलेक्शन में डे टू डे यूज हो रहा है वो हमारा पैसा है, वो हमारा पैसा है। अगर इलेक्शन पे इतना एक्सपेंडिचर जा रहा है वो कहां से आ रहा है, जब आप उस इलेक्शन का मकसद ही नहीं बता रहे हैं लोगों को। लेकिन हर दिन शोर होता है कि इलेक्शन आ रहे हैं, लोग जैसे इलेक्शन का बिगुल बजा, लोगों ने तेजी से इलेक्शन की तरफ अपना वो ध्यान जो है डाइवर्ट कर दिया, लेकिन बीडीसी को भूल गए। और हुकूमत ने भी इस चीज का क्लियर नहीं किया कि जो बीडीसी बनाए थे उनका मकसद क्या था, असल मकसद क्या था। तो हमारे साथ कुछ और लोग हैं। जी, क्या बताएंगे आप? क्योंकि इलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो इलेक्शन की मुहिम बड़ी तेज है। 28 तारीख को पहले मरहले की वोटिंग हो रही है, तो क्या कहेंगे आप कि इस वक्त हमें क्या पार्टी को वोट करना चाहिए, एक मैनिफेस्टो को वोट करना चाहिए, या फिर कैंडिडेट को देखकर वोट करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करता चलूं कि हमने सब अपने कैंडिडेट को वोट करना है जो अच्छा और काबिल होगा। जहां तक पार्टियों का ताल्लुक है वो अपनी जगह पर है। यहाँ सरकार चुनाव पर चुनाव करवाने जा रही है। पहले बीडीसी के चुनाव हुए,
तो बीडीसी को एक इस तरह से मरकज ने या दिल्ली ने एक बड़े सलीके से गाढ़ा तराशा हुआ एक बुत रख दिया है, उसमें कोई पावर उसको नहीं दी गई है। उल्टा हमारी पंचायतों से ही उन्होंने कोई फंड्स निकाल कर उसके लिए मखसूस कर रखे हैं। सरकार को चाहिए था कि उसको अलग से फंड्स मुहैया करते, लेकिन वो नहीं किया है। इसके अलावा अब जो आइंदा इंतखाब होने जा रहे हैं, यह महायुद्ध है, यह हम सियासत के मैदान में लड़ेंगे और हमारे पास बहुत बड़ा हथियार है, वो है वोट का। उसका हम इस्तेमाल करेंगे और देखते हैं जो ताकतें हैं जो हमारे आपसी भाईचारे को ठेस पहुंचा रही हैं, जो हमारे अख्तियारात को छीन रही हैं, जो हमारे हकूक को पामाल कर रही हैं, उसको हम तहस नहस करके रख देंगे। नदीम, बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा, जरा फटाफट से पहले ये बताइएगा, ये जो आपका एरिया है रामबन का एरिया, इसमें कुछ फार फ्लंग एरियाज में भी पोलिंग स्टेशन होंगे। हमने कल दक्षिण मड़वा के इलाकों के अंदर देखा कि एडवांस पोल पार्टियां चली गई। क्या उस तरीके का कि हर घर से वोटर निकले, क्योंकि यहाँ पर भी पहाड़ी इलाके बहुत है जहां पर रास्ता भी नहीं है, 4-4, 5-5 किलोमीटर चलना है। इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन अथॉरिटीज की क्या कुछ तैयारियां हैं उन इलाकों के अंदर? सब देखिए, जिस तरह से हम बात करें पोलिंग पार्टीज की, पोलिंग पार्टीज को 2 दिन पहले ही भेज दिया जाता है अपने अपने पोलिंग स्टेशंस पे। लेकिन जहां हम देख रहे हैं, क्योंकि एक तो एडमिनिस्ट्रेशन को पोलिंग पार्टीज को पोलिंग स्टेशंस तक पहुंचाना है, लेकिन उसके बाद जब हम लोगों को देखते हैं, वोटर्स को देखते हैं, तो वोटर्स कहीं ना कहीं इस चीज से नाउम्मीद है। जिस तरह से हम लोगों से बात करें, वोटर्स का यह कहना है कि अगर बीडीसी के इलेक्शन 1 साल कबल हुए थे, उस वक्त लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, इससे वाबस्ता थी, सबज बाग दिखाए गए थे कि बीडीसी के जरिए से तरक्की होगी। कैंपेन कैसा चल रहा है? इंतखाबी कैंपेन कैसा है? मौसम का मिजाज का तो खलल पड़ा ही होगा, लेकिन बाय एंड लार्ज अभी तक का कैंपेन कैसे आप देख रहे हैं? क्या लोग उस प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं, कैंपेन प्रोसेस का हिस्सा सुन रहे हैं, बात लीडर्स की, लोगों की जो वहां चुनावी दंगल में है, या घर घर कैंपेन है? जी बिल्कुल, देखिए गौहर साहब, जिस तरह से इलेक्शन, अगर हम कैंपेनिंग की बात करें, कैंपेनिंग के लिए लोग तो जरूर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन उस तरह से जिस तरह से हम पहले देखते थे कि लेजिस्लेटिव जो इलेक्शंस होते थे उसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, लेकिन जब से बीडीसी के बाद कोई भी सरगर्मी नहीं हुए, तरक्की के काम नहीं हुए, तो यहां कहीं ना कहीं लोग जो है इस तरफ कम तवज्जो दे रहे और ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को और जो सरकार में बैठे लोग हैं उनको चाहिए कि वो इस पर तवज्जो दें कि जो बीडीसी बनाए गए हैं उनके साथ ज्वाइन करने के लिए। कल एक और जगह से आपके साथ बात करेंगे तो देखेंगे वहां का मूड क्या। भी ये तो था जम्मू का एक पार्ट। अब जरा फटाफट से आपको साउथ कश्मीर लिए चलते हैं, जहां पर बीजेपी के बड़े लीडर्स की तरफ से कैंप किया जा रहा है और लगातार एक के बाद एक जलसे किए जा रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं और लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। फिदा हुसैन थोड़ी देर पहले इसी एक जनसभा के अंदर थे, उसी एक जलसे के अंदर थे। जोश देखिए, जज्बा देखिए लोगों का, क्या कुछ कह रहे हैं जरा दिखाइए बीजेपी की इस रैली का एक हाल। इस बार भारतीय जनता पार्टी मैदान मारने में कामयाब होगी, ये यहाँ के वोटर्स से भी जानने की कोशिश करेंगे जो आज रैली में आए हैं। जी आपका नाम? क्या लगता है आपको कि ये जो चुनाव है, क्या क्या मुद्दे होंगे इस चुनाव में? इंशाल्लाह हमारी जीत होगी। लोग जो चाहते हैं पानी के लिए, बिजली के लिए, राशन के लिए वोट देते हैं, तो क्या लगता है आपको कि लोग बाहर आएंगे इन चीजों को वोट देने के लिए? इंशाल्लाह आएंगे, इंशाल्लाह आएंगे। पिछले 70 सालों में क्या किया? चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। क्या हुआ पिछले 70 सालों में? हमारी भारतीय जनता पार्टी आई है जब से, तब से 2014 से लेके अभी तक देखो कितने बदलाव आए हैं। ये लोग क्या लेके जाएंगे? इनके पास दफा 370 था, वो तो खत्म हो गया। अब क्या लेके जाएंगे लोगों के सामने? ये कहेंगे कि हम उसे वापस ले आए। अब इन लोगों ने तो एक्सेप्ट कर लिया है कि धारा 370 और 35 से खत्म हो चुका है। तो आप बताइए क्या लगता है आपको कि लोग जो है वो बाहर आकर वोट देंगे? इंशाल्लाह लोग आएंगे, क्योंकि उनको डेवलपमेंट, पीस, प्रोग्रेस चाहिए। लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, इसलिए वो लोग बाहर आ रहे हैं। लोगों को हम बीजेपी इज समथिंग एल्स। बीजेपी धोखा नहीं देती है, जो कहती है कि खुल के कहती है। इंशाल्लाह जीत हमारी होगी और गुब्बारा अवेयरनेस को पता चलेगा कि आगे आगे। तो आप बताइए जो और भी है यहाँ पे जिनसे हम बात करेंगे, कौन कौन से मुद्दे रहेंगे इस बार वोट डालने के? एक्चुअली द मेन थिंग इज कि हमारा इस बार का जो मेन मुद्दा रहेगा वो डेवलपमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा है। एक्चुअली वी आर मेडिकल असिस्टेंट स्टूडेंट्स। हमारे जो 25,000 स्टूडेंट्स हैं मेडिकल असिस्टेंट के, वो अभी दर बदर के ठोकरे खा रहे हैं। एंड नो पार्टी, अभी तक किसी पार्टी ने इस इशू को हाईलाइट नहीं किया है। एट लास्ट वी हैव कम टू बीजेपी एंड वी विल सी कि ये लोग हमारे इशू को हाईलाइट करते हैं। 25,000 फैमिलीज को ये लोग सपोर्ट करेंगे कि नहीं, बिकॉज वी हैव टेकन लोन फ्रॉम वेरियस बैंक्स
और उस लोन को चुकाने के लिए अभी भी हम मजदूरी कर रहे हैं, घरों में काम कर रहे हैं। और हमें हमारी जो मेडिकल असिस्टेंट की मतलब जो कोर्स हमने कंप्लीट किया है उसको ये लोग अभी हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। हम बहुत सारे एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज इस इश्यू को हाईलाइट कीजिए। आज अगर लोग होशियार, तो मेरी राय है कि हम वोट देंगे बीजेपी को, क्योंकि जो बाकी पार्टियां आज आए हैं वो मतलब वोट मांगने के लिए, वो तो एक्सपायर माल बेच रहे हैं। जो 73 के बाद बोल रहे थे उस वक्त जब उनको चलिए, ये तो बीजेपी के अंदर वो शिरका की बात हो रही थी जो बीजेपी रैली के अंदर जा रहे थे और हमारी कैमरा ने उनसे पूछा कि क्यों जा रहे हैं, क्या मामला है, क्या देखकर वो जा रहे हैं। तो चंद बातें आपके सामने आई गई, लेकिन सीधे श्रीनगर चलते हैं जहां से सईद रूफ फारूकी इस वक्त हमारे साथ है, क्योंकि शुमाल जनूब के अंदर फॉर्म सबमिट करने का सिलसिला भी चल रहा है, घर घर कैंपेनिंग भी चल रही है। और बड़ी बात यह कि श्रीनगर के अंदर दंगल भी काफी ज्यादा दिलचस्प होने जा रहा है। 28 तारीख को श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव के आसपास जो माहौल है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प हो रहा है। सईद रूफ फारूकी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से जरा श्रीनगर का हमें अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ सूरत हाल है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर, क्योंकि माना जा रहा है कि तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर दी गई है और जो खत एहतजाजी खत नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लिखा गया है उस पर कोई भी गौर नहीं हुआ। बिल्कुल इशफाक, उस पर कोई गौर नहीं हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मेयर के इलेक्शन के हवाले से जो सरकार को लिखा था, इलेक्शन कमीशन को लिखा था कि उनको इलेक्शन को डेफर किया जाए जब तक कि जो वार्ड्स के इलेक्शन है वो मुकम्मल ना हो जाए, मगर उस पर कोई गौर नहीं हुआ, उनको जवाब वापस नहीं मिल रहा। तो अब तैयारियां इलेक्शन की चल रही है। पहले मेयर के लिए का इंतखाब जो 25 नवंबर को होगा, उसके बाद 28 को जो वार्ड्स का जो इलेक्शन होने वाला है। और कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए, सुलना की बात करें या सोरा की बात करें या कैसे रावलपुरा की बात करें, तो मुकाबला जो है सख्त मुकाबला देखने को मिला, क्योंकि श्रीनगर के लोग भी है जो पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है, वो कहीं ना कहीं अब घर घर कैंपेनिंग कर रहे हैं। और इलेक्शन में पीपल्स अलायंस की तरफ से भी कैंडिडेट्स के नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कैंडिडेट खड़ा किया है, तो वो भी कहीं ना कहीं कैंपेनिंग कर रही है। तो इलेक्शन जो है काफी दिलचस्प हो सकता है। अब मेयर के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो लिखा था, सरकार को लिखा था, उस पर उनको कोई जवाब नहीं मिला है। अगर अब हम डीडीसी के हवाले से बात करें तो डीडीसी भी काफी दिलचस्प है, क्योंकि नौजवान जो है, नौजवान कहीं ना कहीं दिलचस्पी इलेक्शन में दिखा रहे हैं। जो हम यूथ से बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान जो है वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि ये जो है जमीनी सतह की जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रांग हो रही है, और जो लोगों के मसाइल है, कहीं ना कहीं जो एमएलए या मिनिस्टर्स जो मसाइल बड़ा लोगों के हल न कर है कि दंगल से पहले जो माहौल होता है वो काफी दिलचस्प होता है और उसको और गर्माहट आज देखने को मिली बीजेपी के बाद, जब अपनी पार्टी नॉर्थ कश्मीर गई। बरसती बारिश और बर्फ के बावजूद भी काडर पार्टी का, चूंकि नई पार्टी अभी है लेकिन फिर भी लोग बाहर थे, अल्ताफ बुखारी को सुन रहे थे, लीडर्स को सुन रहे थे और एश्योर उन्हें कर रहे थे कि हम आपकी कैंपेन के साथ हैं। लेकिन इस तरीके का जज्बा, इस तरीके की वलवाहा, जो गर्माहट होनी चाहिए थी, वो अलायंस के अंदर कहीं नजर नहीं आ रही। तो क्या अलायंस खुफिया तौर पर कैंपेनिंग कर रहा है या किस तरीके की कैंपेनिंग है, क्योंकि अभी तक कोई बड़ी वीडियो या कोई बड़ा फोटो सामने नहीं आया है। देखिए गवर, बांडीपोरा से आज अपनी पार्टी ने जो स्टार्ट किया है इलेक्शन कैंपेनिंग का, जाहिर सी बात है कि बांडीपोरा उनके कैंडिडेट वो वहां पे एमएलए भी रह चुके हैं, उस्मान मजीद, तो उनका अच्छा खासा वोट बैंक है, वो शुरुआत वहां से हुई है। जो अलायंस की आप बात जो कर रहे हैं, हमने पूछा था अलायंस के लीडरान से कि क्या अलायंस क्यों का बंद कमरों में है, अपने कैंडिडेट के हवाले से कैंपेनिंग नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि हमारे जो कैंडिडेट्स है उनको प्रॉपरली कैंपेनिंग करने नहीं दिया जा रहा है। उनको 2 बजे कहा जा रहा है कि आप कैंपेनिंग करने जाओ और 3:30-4 बजे वापस आ जाओ, और एक ही गाड़ी में सबको भेजा जा रहा है, जो पहले से मसला बन रहा है कि नहीं, ये लड़ने से पहले हार का तस्वुर उन्हें है या लड़ने से पहले वो ये कह रहे हैं कि देखिए हमें तो पता होना क्या है शायद, तो इसलिए इस तरीके की बातें, क्योंकि कैंपेन तो लड़ने का एक हिस्सा है, चाहे 4 ही घंटे 2 ही घंटे आप तो लड़ सकते थे। फुटबॉल देखने के लिए लीडर्स के पास टाइम है, रिबन काटने के लिए टाइम है, लेकिन अगर वो यूथ कन्वेंशन नहीं करेंगे फिर तो सवाल पूछा जाएगा उनसे। बिल्कुल सवाल तो पूछा जाएगा, और ये सवाल तो उभर चुका है, कई लोगों ने ये सवाल पूछे, हमने भी ये सवाल पूछे कि क्यों, अगर अलायंस अब बन चुका है तो अलायंस के लोग सामने क्यों नहीं है, अलायंस ने कोई बड़ी रैली क्यों नहीं की, अलायंस अपने कैंडिडेट्स को किस तरह बैक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें उस तरह यहाँ फेवरेटिज्म इलेक्शंस में चलाया जा रहा है, हमें उस तरह अलाउ नहीं किया, हमारे कैंडिडेट्स को अलाउ नहीं किया जा रहा उस तरह जिस तरह भारतीय जनता पार्टी या अपनी पार्टी के लोगों को अलाउ किया जा रहा है, उस तरह हमारे कैंडिडेट्स को अलाउ नहीं किया जा रहा है। और इस हवाले से अगरचे फारूक अब्दुल्ला साहब ने लिखा भी है, पीडीपी
सदर महबूबा मुफ्ती का स्टेटमेंट भी आया है। खुर्शीद आलम का कहना है कि ये इसी वजह से हम उस तरह कैंपेनिंग, और उन्होंने कहा कि वो जीत का दावा कर रहे हैं कि जो अलायंस के लीडर हैं वो कैंपेनिंग करने के बगैर भी अलायंस की जीत होगी, ये उन्होंने आज दावा भी किया है। चलिए, कैंपेन किए बगैर भी जो अलायंस है, फारूक अब्दुल्ला लेड अलायंस है, वो जीत दर्ज करेगी, बड़ा दावा पेश किया है आज अलायंस के लीडर्स की तरफ से। लेकिन ये बात भी काबिल जिक्र है कि उमर और फारूक क्वारंटाइन है, सेल्फ क्वारंटाइन है। महबूबा मुफ्ती 2 बार अपनी प्रेजेंस दे चुकी है साउथ कश्मीर के अंदर, लेकिन वोट एक जगह भी नहीं मांगा उन्होंने, बल्कि सीधे सीधे से हमला केंद्र सरकार, राष्ट्रीय हुकूमत पर की और कहा कि देखिए जिस तरीके से आप चला रहे हैं उससे तबाही होनी है। जरा बढ़ते हैं आगे, ये तो बात ही, बहुत शुक्रिया जी आपका हमारे साथ ज्वाइन करने का। अब जरा चलते हैं सरहदी जिला रजौरी की ओर, क्योंकि रजौरी के अंदर भी गर्माहट जो है वो ज्यादा देखने को मिल रही है। जहां नाजंग मुआहदे की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान की तरफ से भी हो रही है, वहीं पर सियासी गर्माहट भी बहुत ज्यादा हो रही है। और थोड़ी देर पहले जमशीद मलिक हमारे नुमाइंदे ने भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना से बात की और उनसे तीखे और तलख सवाल पूछे, जानने की कोशिश की कि आने वाले दिनों में किस तरीके का ऊंट करवट ले सकता है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं रविंद्र रैना। रियासत जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहे डीडीसी के इंतखाबात के बाद किस तरह का माहौल है, खास करके अगर हम जिला राजौरी की बात करें, क्योंकि रविंद्र रैना जी के लिए अपना आबाई जिला है, किस तरह की मुश्किलें और कितना चैलेंज है, इनसे जानेंगे। सर, कितना चैलेंज लेके आप इसको चल रहे हैं? पूरे जोशो खरोश के साथ रियासत जम्मू कश्मीर में इस समय डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हो रहे हैं। पूरे जम्मू क्षेत्र के अंदर और कश्मीर घाटी में इस समय जबरदस्त तरीके से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर की जनता को ये मोदी साहब का बहुत बड़ा गिफ्ट है। मोदी साहब ने जो पूरे हिंदुस्तान का कानून था वो जम्मू कश्मीर के अंदर लागू कर दिया है और पंचायती राज एक्ट इस समय पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर देश का पंचायती राज कानून यहाँ लागू हो गया है और इसका फायदा जम्मू कश्मीर की आवाम को हो रहा है। 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी वालों ने इन हुकूमतों के जरिए सिर्फ चंद घरों के पास पावर थी। सर, कल आपकी तरफ एक बयान आया था कि जो भी लोग हैं, चाहे पीडीपी हो या एनसी वाले हों, ये सब राम राम बोलेंगे। इस बयान के बाद काफी हलचल देखने को मिली और लोगों की तरफ हमने ये कहा ये गुपकार गैंग वाले हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है या कांग्रेस के लोग हैं, ये कश्मीर में एक भाषा बोलते हैं और जब बनहाल का टनल पार करके आते हैं तो दूसरी भाषा बोलते हैं। गुपकार गैंग वाले जब कश्मीर में होते हैं पाकिस्तान और चीन के गुणगान करते हैं, कश्मीर में होते हैं तो पत्थरबाजी और दहशतगर्दी करवाते हैं, लेकिन जैसे ही बनहाल टनल पार करते हैं ये मंदिरों में जाके घंटियां बजाते हैं, कीर्तन करते हैं। जम्मू के डोगरों की तब इनको याद आती है, रफूजियों की याद आती है, तब इनको गुजर बकर वालों की याद आती है। तो इनका डबल स्टैंडर्ड है, कश्मीर में कुछ और जम्मू में कुछ। हमने इनके डबल स्टैंडर्ड को दुनिया के सामने रखा कि ये लोगों को आपस में लड़वाते हैं, इनका काम है लोगों को लड़ाना और अपनी सियासत चमकाना। मैंने इनके जो कारनामे हैं वो सारी जम्मू कश्मीर की आवाम के सामने रखे। सर, कल एक सुरेंद्र चौधरी की तरफ से भी एक बयान आया है कि जिनको अपनी औलाद नहीं है उनको दूसरों की औलाद का क्या दर्द होगा, आपको उन्होंने तंज किया। किस तरह देखते हैं आप इससे? चलिए, वो उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में किया, मैंने नहीं उनका बयान देखा। थैंक यू। ये थे हमारे साथ रियासती सदर भाजपा रविंद्र रैना जी, जिनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहना था कि उन्होंने बयान जो दिया था वो दरअसल ये बयान था कि इन लोगों को बेनकाब करना जो जम्मू में अलग भाषा बोलते हैं और कश्मीर में अलग भाषा बोलते हैं। चलिए, जमशीद मलिक रिपोर्ट कर रहे थे रविंद्र रैना की कैंपेन को कवर करते हुए। क्या कुछ रविंद्र रैना एक्सक्लूसिव बात करी जम्मू गुलिस्तान न्यूज के साथ और कहा कि क्यों वो इतना एग्रेसिव होते हैं और बात किस डायरेक्शन में वो कहते हैं और क्या उसके पीछे मकसद होता है। लेकिन जो भी है, सियासत काफ़ी ज़्यादा गर्म है, मौसम का मिजाज बदला बदला ज़रूर है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन सियासी पारा आपको बहुत ज़्यादा गर्म दिखेगा, चाहे जम्मू की बात कीजिए या वादी कश्मीर की बात कीजिए। अब ज़रा सांबा की भी बात करें, क्योंकि सांबा जम्मू का ही एक डिस्ट्रिक्ट है और सांबा के अंदर की सियासत क्या कुछ कह रही है। हमारे नुमाइंदे ऋषि ने थोड़ी देर पहले लोगों से ही
जानने की कोशिश की कि आजकल जिस तरीके से कैंपेनिंग हो रहा है, जिस तरीके से बातें हो रही है सोशल मीडिया पर, जिस तरीके से बातें हो रही है चौक चौराहों पर, उसके बाद उनका मन है क्या और ये कुर्सी का जो खेल है ये कौन सा रुख ले सकता है। भाजपा ने जो कहा है कि 1/3 से ज्यादा सीटें इस बार अकेले दम पर बीजेपी जम्मू कश्मीर के अंदर जीत सकती है और अलायंस हो या कोई भी हो, उन्हें एक बार फिर हार का सामना करना पड़ेगा। क्या वाकईतन मूड इसी तरीके का जम्मू का है? जरा देख लीजिए सांबा के लोग क्या कुछ कह रहे हैं। तो क्या लगता है डीडीसी चुनाव जो वो होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर यूटी में, 70 साल के बाद ये चुनाव होने जा रहे हैं, क्या लगता है डेवलपमेंट बड़े स्तर पर होगी आने वाले दिनों में या हर बार की तरह आश्वासन जो मिलते हैं वो ही दिए जाएंगे? देखिए, पहले तो हम सबसे पहले इसका स्वागत करते हैं कि 70 साल में जो नहीं हुआ डीडीसी के प्रोग्राम, हमारे यहाँ पे डीडीसी की इलेक्शन जो होने जा रही है, इसी के साथ एक शिकायत ये भी है कि जो बीडीसी की इलेक्शन करवाई थी, कहीं ना कहीं उन लोगों को जो बीडीसी मेंबर हमारे सरपंचों पंचों में से चुने गए थे उनको एक दरकिनारा कर दिया गया है और उसके बाद ये बीडीसी की जो अब डीडीसी के क्लस्टर के हिसाब से ये इलेक्शन करवाई जा रही है। इसी के साथ इलेक्शन अगर ये करवाई जा रही है तो इलेक्शन बेसिक मुद्दों पे होनी चाहिए, जो हमारी समस्याएं हैं हमारी पंचायतों के, उन पे मुद्दों पे होनी चाहिए, ना कि देश की और सरकार के मुद्दों पे हो। हम तो ये बोलेंगे कि हम लोगों को जो परेशानी आ रही है, हम पंचायत के नुमाइंदे हैं, जो हमें परेशानी आ रही है या फिर हमारे पंचायत के लोगों को जो परेशानी आ रही है उसके ऊपर हो, ना कि लोगों का ध्यान भटकाया जाए। हमें रोजगार चाहिए। क्या उम्मीदें हैं इस इलेक्शन से? आपको कहा तो जाता है कि इलेक्शन के बाद जो वो आपके कामकाज होंगे, क्या आपको उम्मीद है इस इलेक्शन से? उम्मीद पर ही जीती है दुनिया, हम भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं, लेकिन वैसे आज तक ना हुआ है ना होगा। उम्मीद तो यही है, लेकिन फिर भी उम्मीद रखते हैं। अगर करेंगे तो अच्छी बात है, तो नहीं करेंगे तो फिर क्या करना है, फिर तो यही चलेगा। आपके इलाके में क्या क्या ऐसे काम है जो आज तक नहीं हुए और उम्मीद है कि इस इलेक्शन के बाद वो काम होंगे? हम आपको अपनी गलियां दिखा देंगे, बाकी काम तो छोड़ो, हमारी गलियां नहीं बन रही हैं अभी तक, तो बाकी क्या बनेगा। चलो देखते हैं क्या करती है गवर्नमेंट, जो बनेगा वो देख लेंगे। आपको क्या उम्मीद है इस इलेक्शन से जो 70 साल के बाद आई है और एक उम्मीद की किरण तो बंदी है? क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में हो पाएगा विकास, जो बड़े दावे और वादे किए जाते हैं? देखिए, पहले तो मैं स्वागत करती हूँ जो डीडीसी की इलेक्शन अभी आ रही है, तो ये मतलब ये तो हमारी यूटी जो अभी बनी है तो ये झूठे श्वासन देती है हमें हर बार। तो जैसे पहले बीडीसी की इलेक्शन हुई थी तो उन्होंने भी हमारे साथ बड़े वायदे किए थे कि हाँ जी हाँ, हम आपका वो काम करेंगे, ये काम करेंगे, तो अभी तक ऐसा कुछ काम हुआ नहीं है। तो ऐसा हमारा मतलब इनसे विश्वास उठ गया है, तो यानी आपको कोई उम्मीद की किरण नहीं लग रही? कोई नजर नहीं आ रही है, उम्मीद की किरण हमें कोई दिखाई नहीं दे रही है। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। अगर मतलब डीडीसी इलेक्शन में कोई अच्छा कैंडिडेट आता है, अच्छा मेंबर आता है, हमारा काम होता है, तो वेल एंड गुड। सर, ये रोजगार को तो हम छोड़ ही सकते हैं, क्योंकि हमारे जेएंडके में पहले भी अनएम्प्लॉयमेंट का आपको पता है क्या इशू है, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन अगर मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि डीडीसी इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो सर ये फेल हो जाएगी जल्दी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया कि हमें रहता है कि हमारे सरपंच पंच के हाथ ही जो होगा डायरेक्ट जाके मिल सकते हैं, इसको लेवल इन्होंने कर दिया ऊपर। अब वही बात होगी जैसे एमएलए के पीछे घूमते रहते थे वैसे हम इन मेंबर्स के पीछे घूमते रहेंगे। तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इस इलेक्शन का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हर बार जो चुनाव आते हैं तो चुनावों में कई बड़े बड़े दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो दावे वादे उनको भूल जाते हैं, जनता उनको भूल जाती है। चलिए जी, जनता भूलती नहीं है बल्कि नेता भूल जाते हैं, और यही वजह है कि मिक्स्ड रेस्पॉन्ड आप देख रहे हैं कि कहीं पर उम्मीद भी है, कहीं पर नाराजगी भी है। लेकिन जहां पर नाराजगी है वहां पर यह साफ बताया जा रहा है कि अगर सुधरे तो बहुत ज्यादा स्पेस है, और अगर नहीं सुधरे तो कान खिंचाई भी हो सकती है, क्योंकि मशीन पर जाना, वोट दबाना हमारे और आपके हाथ में है, वो सजा तो वहां पर मिल ही सकती है। तो फिलहाल ये तो बात ही पॉलिसीज को लेकर, लेकिन बीजेपी क्या कुछ पॉलिसी लेकर चल रही है। सोबा जम्मू की बात तो रविंद्र रैना साहब कर रहे थे, ओवरऑल उन्होंने कही, हमने बात की थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी की स्टेट स्पोक्स पर्सन डॉक्टर दरख्त अंद्राबी से, उनसे जानने की कोशिश की कि ओवरऑल सिचुएशन किस तरीके की है और क्या कुछ लक्ष्य, क्या कुछ मोटो लेकर और कितना लक्ष्य लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, और क्या इस बार कोई खाता खुल भी पाएगा बीजेपी का, जो कश्मीर से एक बड़ा सवाल है। जरा सुन लीजिएगा। देखिए, डीडीसी के इलेक्शन का बिगुल जब से बजा है बीजेपी सबसे आगे है, और आज हम साउथ कश्मीर में हैं, यहाँ शाहनवाज साहब आए हुए हैं, और यहाँ की जो हमारी कैंडिडेट साहिबा है रिफत सोफी जी,
हम चाहेंगे कि रिफत साहिबा के साथ साथ हमारे जितने भी कैंडिडेट डीडीसी के इलेक्शन में आ चुके हैं वो सारे जीत हासिल करें, क्योंकि हर एक पार्टी का यही मकसद रहता है कि जो उसने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं वो कामयाब होके आए। और इसलिए मैं कहती हूँ कि वो कामयाब हो जाए, क्योंकि हमारा जो मिशन है, जो बीजेपी का मिशन है, वो साफ है आईने की तरह। हम डेवलपमेंट चाहते हैं, हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करी है और हम चाहते हैं कि हम गरीब तक पहुंचे। और तभी तो ये 70 सालों में मुमकिन हो पाया कि आज हम थर्ड लेयर इलेक्शन कर रहे हैं। और यानी ये आवाम की तरफ से जो खुशहाली और जिसकी बात हम करते हैं हर समय में, ये उसी के लिए इलेक्शन है, यानी आम लोगों को आप कमान दे। देखिए, मुकाबला जब तक सही सख्त नहीं होगा तो मज़ा नहीं आता है इलेक्शन में। हमें नहीं लगता है कि हमें किसी के साथ मुकाबला है, हमें ये लगता है कि हम मैदान में आए हैं तरक्की के लिए। जब तरक्की के लिए हम आए हैं तो लोगों को ये चाहिए कि वो इस तरक्की का साथ दे दे। वो तो बिचौलिए तब भी थे हिंदुस्तान और कश्मीर के दरमियान, अब तो बिचौलियापन ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये क्योंकि आज भी वो लोगों को कहते हैं कि हम करेंगे, हम हिंदुस्तान तक आपकी बात पहुंचाएंगे, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तक बात पहुंचाएं। लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद यहाँ पे लड़ रहा है, बीजेपी खुद लड़ रही है, तो इसको बिचौलियों की हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी। बिचौलिया मीन्स एनसी, पीडीपी, कांग्रेस की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमारे लोगों को। अगर आज लोग हमारे वाकई में बेदार हो जाएंगे तो इन बिचौलियों को इस रास्ते से ख़त्म करके खुद की सरकार बनाएंगे, यानी खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलेंगे। हमें दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, तभी दिल्ली तो कश्मीर में है। आज आप देखिए, दिल्ली खुद यहाँ चल के आई है, दिल्ली के लीडर यहाँ पे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं। यहाँ के लोग तो यही ताना देते हैं ना, यही बात बोलते हैं कि हमें दिल्ली जाना है, तो दिल्ली खुद यहाँ चल के आई है तो हमें वोट देना चाहिए आज बीजेपी। दिल्ली खुद चल के कश्मीर आई है, मुकाबला नहीं है। और जो ये लोग कह रहे हैं कि हम दिल्ली में जाकर बात करेंगे, आज आके दिल्ली ही बात कर रही है, इसलिए रास्ता साफ है। लेकिन क्या वाकई रास्ता साफ है, उस सवाल पर टाली है डॉक्टर दरख्शान रावी, लेकिन कहा कि मुकाबले के बिना जमहूरियत का असूल ही फोत हो जाता है, इसलिए मुकाबला अगर है भी तो वो देखा जाएगा। फिलहाल चलते हैं जरा आगे, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ चलता है। आपको जरा उस इलेक्शन रैली के अंदर लिए चलते हैं जहां पर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट मौजूद थे अल्ताफ बुखारी, और उन्होंने आज गुपकार अलायंस के लीडर्स के ऊपर एक बार फिर बात कही है और कहा है कि गुपकार अलायंस के लीडर्स के साथ उनका कोई जाती इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके की सियासत वो कर रहे हैं उस सियासत से वो नफरत करते हैं, इसलिए वो अलहदे रास्ते पर है। और इस रास्ते पर जब वो आए हैं तो उन्होंने साफ कर दिया है कि 370 और 35 एक कोर्ट का मामला है और हम मुज़ाकरात के जरिए से बड़ी चीजों को हल कर सकते हैं और रियासत का खोया हुआ वकार या रियासत का जो दर्जा है उसे बहाल कर सकते हैं। सईद तजम्मुल ने बात की रियासत जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर के साथ और जानने की कोशिश की कि मुस्तकबिल और मौजूदा हालात किस तरीके के हैं। कश्मीर के इल्म, अदब और आब के इलाके से जाने वाले बांडीपोरा से की क्या वजह रही कि चुनावी जलसे की जो शुरुआत है बांडीपोरा से हुई। अपनी पार्टी के सरपरस्त जनाब सैयद अल्ताफ बुखारी साहब मौजूद हैं। बुखारी साहब, इल्म, अदब और पानी जिस तरह से बांडीपोरा का काफ़ी मशहूर है, यहीं से चुनावी मुहिम का आगाज़ आपने किया, कोई ख़ास इस तरह का प्लान? देखिए, बांडीपोरा को इसलिए भी चुना गया कि यहाँ ये इल्म का गहवारा रह चुका है। हमने कहा यहाँ लोगों में ज़्यादा सोच और समझ है, सियासी फिक्र रखने वाले ये ज़्यादा लोग हैं, इनके साथ बात शेयर की जाए कि इन चुनावों का क्या मतलब है। क्योंकि एक जो गलत फहमी पैदा की जा रही है कि ये कोई मसले कश्मीर के हल के तय इनका कोई रोल है, ये तो चुनाव लोकल आपकी डेवलपमेंट क्या होगी, अस्पताल बनेगा, स्कूल बनेगा, बिजली का तरसीली निज़ाम ठीक होगा, पानी का तरसीली निज़ाम ठीक होगा। मतलब है कि जो आपकी लोकल लेवल डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट है उसके बारे में ये चुनाव है, इसका किसी और चीज़ से मतलब नहीं है। बदकिस्मती से आज तक सियासतदान चुनावों को पॉलिटिकल मसलों से जोड़ते रहे हैं। यहाँ जब असेंबली के चुनाव भी होंगे वो भी किसी पॉलिटिकल मसले का हल नहीं है। जम्मू कश्मीर का जो भी वजीर आला होगा उसका खाली रोल यहाँ की डेवलपमेंट, रियासत की डेवलपमेंट का है, उसके अलावा कोई भी रोल नहीं है। जब ये
जम्मू कश्मीर के वजीर आला का रोल सिर्फ तामीर तरक्की और मसले कश्मीर पर उनकी कोई राय नहीं है। लगभग उसी तरीके का इशारा जो इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो कर चुके हैं और इसी बात की अक्कासी उमर अब्दुल्ला भी ऐवान के अंदर बहुत पहले कर चुके हैं। तो आज जो शोर मचाया जा रहा है कि रियासत की खुद मुख्तारी की बहाली के लिए चुनाव है और एक साथ हमने चुनावी दंगल में लड़ना होगा, तो सवाल खुद ही पैदा होते हैं कि क्या मसले कश्मीर के लिए चुनाव है या सियासत के लिए चुनाव है, रियासत की तरक्की के लिए चुनाव है। सोचिएगा जरूर इस पर, क्योंकि कल 5 बजे दोबारा आपके सामने आएंगे और प्रोग्राम यही रहेगा जिसको आप इस वक्त देख रहे हैं। इसमें मजीद कुछ इलाकों की बात करेंगे, मजीद लीडरों की कहानी आपको सुनाएंगे, ग्राउंड जीरो पर चलने की कोशिश करेंगे और पल पल का अपडेट आपको जरूर बताएंगे। अल्लाह हम नासिर।